एवरीवन, आज हम लोगों का दूसरा दिन है जिसमें हम आपको मुस्लिम लॉ कंप्लीट करा देंगे। पहले दिन पे हमने कुछ बेसिक जानकारियां दी थी आपको। आज सारा का सारा मुस्लिम लॉ 3 एक्ट पढ़ेंगे हम लोग इसमें। मुस्लिम लॉ में पहला एक्ट है मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर आधारित पर अधिकारों का संरक्षण, अधिनियम 1986। ये एग्जैक्टली मुस्लिम महिलाओं के विवाह विच्छेद से संबंधित जो अधिकारों का संरक्षण है उससे संबंधित अधिनियम है जो कि 1986 में अधिनियमित हुआ है। पहले परिभाषाएं जो पूछी जाती वो बता दें हम आपको। धारा 2 का में बताई गई है विवाह विच्छेदित महिला। विवाह विच्छेदित महिला एग्जैक्टली वो मुस्लिम महिला होती है जिसने मुस्लिम विधि के अनुसार या तो उसके पति ने उसको तलाक दे दी है, विवाह विच्छेद कर हो गया है, या फिर उसने खुद विवाह विच्छेद कर लिया है। कहने का मतलब या तो उसके पति ने उसे तलाक दे दी हो या उसने तलाक ले ली हो। तो इस तरह से जो महिला होती है वो विवाह विच्छेदित महिला है। 2 खा में इद्दत अवधि के बारे में बताया गया। इद्दत एग्जैक्टली वो अवधि होती है जो औरत को विवाह विच्छेद के बाद फॉलो करना होती है, उस अवधि को इद्दत अवधि कहते हैं। तो 3 तरह की कंडीशंस इसमें बताई गई हैं। पहली कंडीशन है कि विवाह विच्छेद की तिथि के 3 मासिक धर्म की अवधि तक, अगर महिला को मासिक धर्म हो रहा है तो 3 महीने तक उसे इद्दत फॉलो करना होती है। इसमें एग्जैक्टली 3 महीने तक औरत को एकांतवास में रहना होता है विवाह विच्छेद होने के। दूसरी कंडीशन बताया गया अगर हो सकता है उसका मासिक धर्म ना आता हो, उसको पीरियड ना आता हो, तो 3 महीने तक 3 चंद्रमास तक उसको इद्दत अवधि का इद्दत अवधि पूर्ण करना होती है। तीसरी और आखिरी बात में कहा गया हो सकता है विवाह विच्छेद के समय वो गर्भवती रही हो, तो विवाह विच्छेद होने के बाद और संतान उत्पत्ति तक उसको क्या होगा, इद्दत अवधि पूरी करना पड़ेगी, इद्दत अवधि में रहेगी वो औरत। या फिर उसका गर्भावस्था जो है वो समाप्त हो जाए, इनमें से जो भी, या तो वो बच्चा पैदा हो जाए या बच्चे इसके साथ कुछ मिसकैरेज वगैरह हो जाए, तो जो भी पूर्वतर होगा तब तक उसको इद्दत अवधि पूरी करना है, फॉलो करना है। ये धारा 2 हो गई। धारा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बताया गया है कि मुस्लिम महिला की मेहर अथवा अन्य संपत्तियां विवाह विच्छेद के समय उसे दिया जाना। होता क्या है एग्जैक्टली, विवाह विच्छेद जब हो जाता है तो जो भी प्रचलित विधियां हैं उनको उनमें या और बातों के अधीन रहते हुए क्या होता है, जो विवाह विच्छेदित महिला है, पहली कंडीशन बताई गई है कि अपने पूर्व पति द्वारा इद्दत अवधि के अंदर उचित और न्यायोन्मुक्त व्यवस्था तथा भरण पोषण किए जाने और उसके भुगतान पाने की अधिकारणी होगी। अगर किसी महिला को किसी पुरुष ने तलाक दे दिया है तो वो क्या होगी, इद्दत अवधि के अनुसार अपने पूर्व पति से भरण पोषण और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनकी वो उतना धन प्राप्त करने की अधिकारणी होगी। दूसरी कंडीशन में बताई गई है कि जहां विवाह विच्छेद के पूर्व या पश्चात वो स्वयं बच्चों का पालन पोषण कर रही है। हो सकता है वो जो जिसका विवाह विच्छेद हुआ है, जिसको तलाक दिया गया है या जिसने तलाक लिया है, वो महिला अगर स्वयं अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी तो उन बच्चों के 2 साल तक हो जाने, मतलब जब तक वो बच्चे 2 साल तक के ना हो जाएं तब तक वो अपने पूर्व पति से अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए उतना धन प्राप्त करने की अधिकारी होगी जितना न्यायोन्मुक्त है। तीसरी बात बताई गई है कि जो विवाह के समय मेहर करार किया गया था, मेहर देने की बात हुई थी, उतना धन वो महिला विवाह विच्छेद के दौरान अपने पति से प्राप्त करने की अधिकारी होगी। चौथी और आखिरी बात बताई गई है धारा 3 की उपधारा 1 है ये। धारा 3 की उपधारा 1 की चौथी बात यह है कि विवाह के पहले या विवाह के समय या विवाह के पश्चात
उस महिला को अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से, पति से, पति के संबंधियों से या पति के मित्रों से जो भी संपत्तियां प्राप्त हुई थी, तो विवाह विच्छेद के दौरान विवाह विच्छेद के बाद वो महिला सारी उन संपत्तियों को पाने की अधिकारी होगी, वो क्योंकि वो संपत्तियां उसकी निजी संपत्ति हैं। एक यहाँ पर निर्णय हमने लिखा हुआ है, राना नाहिद उर्फ रेशमा उर्फ सना बनाम शहीदुल हक चिश्ती 2020 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये आगे भी आएगा क्योंकि ये धारा 3 और धारा 4 से संबंधित है, तो हम इसको धारा 4 पढ़ाने के बाद आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे देंगे। आगे भी ये लॉ हमने लिखा हुआ है, केस लॉ, इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आगे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उपधारा 2 कहती है धारा 3 की कि अगर उपधारा 1 में कोई धनराशि निश्चित नहीं है, जैसे मेहर निश्चित नहीं है या जो उसे रिश्तेदारों से धन मिले, उन सब की कोई निश्चितता नहीं है, उसके बारे में कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि इनको कितना धन मिलना चाहिए, तो वो महिला जो विवाह विच्छेदित कर दी गई है या उसका कोई, उसकी तरफ कोई, उसके बाप या भाई, कोई ऐसा व्यक्ति जो रक्त संबंधित हो, प्रथम मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यवस्था के बारे में जो भरण पोषण और मेहर या और संपत्तियां देने के आदेश के बारे में आवेदन करेगा। किसके पास करेगा? प्रथम मजिस्ट्रेट के पास करेगा। कौन करेगा? विवाह विच्छेदित महिला या उसकी तरफ से कोई भी रक्त संबंधी व्यक्ति, कि हमें ये निश्चित ये मेहर और ये भरण पोषण और ये संपत्तियां प्रदान की जाएं। तीसरी उपधारा में कहा गया है कि अगर उपधारा 2 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिया जाता है उस महिला द्वारा या उसके किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा, तो उस प्रार्थना पत्र के 1 महीने के अंदर जो मजिस्ट्रेट है वो ये आदेश करेगा कि उनके पति, जो पूर्व पति हैं, वो उस विवाह विच्छेदित महिला को वो भरण पोषण, मेहर और अन्य संपत्तियां प्रदान कर दें। चौथी और आखिरी उपधारा है धारा 3 की, जिसमें कहा गया है कि अगर उपधारा 3 के अंतर्गत कोई आदेश दिया गया मजिस्ट्रेट द्वारा और उस आदेश का पालन नहीं किया है उस पूर्व पति ने, मतलब वो मजिस्ट्रेट ने आदेश कर दिया कि इनको भरण पोषण और इनको मेहर वगैरह की संपत्ति दी जाए, फिर भी वो पूर्व पति वो इसमें लापरवाही बरत रहा है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? 1 साल तक का कारावास प्रदान कर सकेगा ऐसे पूर्व पति को। अब सबसे इम्पोर्टेंट धारा है इस एक्ट की, धारा 4, जो कि कहती है भरण पोषण के भुगतान के लिए आदेश। क्या आदेश दिया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आती है धारा, HJS में भी आई थी 2018 में। इसमें बताया गया है कि पहली बात तो कंडीशन आपको इसी तरह से लिखना है कि इस अधिनियम के उपर्युक्त उपबंधों तथा तत्प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई मजिस्ट्रेट, जहां मजिस्ट्रेट को समाधान हो गया है कि विवाह विच्छेद की गई महिला का पुनर्विवाह नहीं हुआ है और वो इद्दत अवधि के बाद अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो वो अपने उन संबंधियों को निर्देश देगा जो मुस्लिम विधि के अंतर्गत उस महिला की संपत्ति दाय में प्राप्त करेंगे। दाय का मतलब होता है विरासत में। हुआ क्या है, बात चल रही है भरण पोषण की, तो भरण पोषण एग्जैक्टली चूंकि मुस्लिम विधि में यह है कि पति जो है इद्दत के समय तक भरण पोषण प्रदान करता है, इद्दत के बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। खत्म हो जाने के बाद अगर मजिस्ट्रेट के पास मामला पहुंचा है तो मजिस्ट्रेट देखता है कि जो विवाह विच्छेदित महिला है उसने पुनर्विवाह नहीं किया है और वो इद्दत अवधि के बाद अपना भरण पोषण नहीं कर सकती है, उसके पास कोई साधन नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसके उन संबंधियों को, जैसे भाई हैं, बाप हैं, बहनें हैं, जो भी संबंधी वो संबंधी जो उस महिला की संपत्ति को विरासत में प्राप्त करते, उनको आदेश देगा कि ऐसी विवाह विच्छेदित महिला को इतना भरण पोषण का भुगतान किया जाए जो न्यायानुमत है और जो परिस्थितियों के अनुसार ठीक लगता है, और जैसा कि उस महिला ने विवाह के दौरान अपना जीवन यापन करने में इतना खर्चा किया था, उस तरह से न्यायालय सब चीज़ों को सब बातों को ध्यान में रख के
उतना भरण पोषण प्रदान करने, उतना धन प्रदान करने की प्रदान कराएगा उन संबंधियों को जो उसकी संपत्ति को दाय में या विरासत में प्राप्त करते हैं। और न्यायालय देखेगा कि इनको कब तक भरण पोषण की जरूरत है, वो भी अवधि निर्धारित कर देगा कि इनको इस तरह के संबंधी इतने दिनों तक, इतनी अवधि तक क्या करें, भरण पोषण प्रदान करें। एक परंतुक है इसमें, जिसमें पहले पर दो हैं एग्जैक्टली परंतुक। पहले परंतुक में कहा गया है कि अगर विवाह विच्छेदित महिला के बच्चे हैं तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट आदेश करेगा कि उसके बच्चे उस महिला का भरण पोषण करें। और बच्चे छोटे हैं, असमर्थ हैं, तो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट आदेश कर सकेगा कि ऐसी महिला के माता पिता ऐसी विवाह विच्छेदित महिला का भरण पोषण का भुगतान करें। और अगर फिर दूसरे परंतुक में कहा गया है और अगर मजिस्ट्रेट आदेश दिए जाने पर ऐसा उसको लगता है कि उसके माता पिता के पास भी ऐसे कोई साधन नहीं है कि उस महिला का भरण पोषण कर सकें, तो मजिस्ट्रेट कहेगा कि भाई, और उसके बच्चों के पास भी साधन नहीं, तो मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश कर सकेगा कि इसके अन्य संबंधी जो हैं, अन्य संबंधी का मतलब है जैसे चचा ताऊ हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, ऐसे रिश्तेदारों को आदेश करेगा कि भाई जो कि संपन्न हैं, संपन्न उचित साधनों वाले हैं, तो न्यायालय मजिस्ट्रेट आदेश करेगा कि आप इस महिला का भरण पोषण का इंतजाम करें। और उस अनुपात में अकेले एक रिश्तेदार पर बोझ नहीं डालेगा, उसके मान लीजिए 2-4 रिश्तेदार हैं तो 2-4 रिश्तेदारों को जिस तरह से उनके साधन प्रतीत होंगे उस अनुपात में भरण पोषण प्रदान करने का आदेश कर सकेगा। ये हो गई उपधारा 1 धारा 4 की। कहने का मतलब है कि पहले संबंधियों से जो दाय में प्राप्त कर रहे थे उनको देखेगा न्यायालय, अगर वो भी नहीं है तो बच्चों को, वो भी नहीं है तो माता पिता को, वो भी नहीं है तो अन्य संबंधियों को, और इस तरह से भरण पोषण का इंतजाम कराएगा, आदेश देगा मजिस्ट्रेट। उपधारा 1 में। उपधारा 2 में देखें कि अगर ऐसी महिला जिसका विवाह विच्छेद हुआ है स्वयं भरण पोषण करने में असमर्थ है, और उपधारा 1 में जितने भी संबंधियों की बात हुई है उनमें से कोई भी ऐसा ना उचित साधन वाला नहीं है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस महिला का भरण पोषण कर सके, पूरी तरह से वो असहाय है, ना उसका कोई बच्चा है, ना माँ बाप है, ना सारे लोग असमर्थ है, ना ही कोई ऐसा संबंधी है जो उसका ऐसा संपन्न संबंधी है जो उसका भरण पोषण कर सके, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस राज्य में जहाँ पर ये केस चल रहा है उस राज्य के वक्फ बोर्ड को आदेश देगा कि आप ऐसे संबंधियों के अंशों का भुगतान करें, मतलब जो संबंधी करते अब वो काम आप करें, वक्फ बोर्ड करेगा, और इतने समय तक जितना कि न्यायालय को ठीक लगे, मजिस्ट्रेट को सही लगे, उतने दिनों तक भुगतान करने का, भरण पोषण का भुगतान करने का आदेश कर सकेगा मजिस्ट्रेट। किसको? राज्य वक्फ बोर्ड को। अब राज्य वक्फ बोर्ड अगर उसका कोई संबंधी नहीं है तो राज्य वक्फ बोर्ड क्या करेगा, ऐसी महिला का, ऐसी असमर्थ महिला का भरण पोषण मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार करेगा। अभी हमने इससे पहले बात की थी धारा 3 में इस निर्णय की राना नाहिद उर्फ रेशमा उर्फ सना और अन्य बनाम शहीदुल हक चिश्ती 2020 सुप्रीम कोर्ट का केस है। एग्जैक्टली इस केस में प्रश्न ये उठा था कि क्या परिवार न्यायालय है वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का आदेश देने का अधिकार रखता है, किसके अनुसार? मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर आधारित विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण जो अधिनियम 1986 उसकी धारा 3 तथा 4 के अंतर्गत। कहने का मतलब है, अभी हमने देखा कि किस तरह से धारा 3 में और धारा 4 में भरण पोषण प्रदान किया जा रहा था मुस्लिम महिला को, तो क्या इस अगर उसके पति या उसके संबंधी नहीं दे रहे हैं तो क्या जो भरण पोषण
दिया जाता है सीआरपीसी में धारा 125 के अंतर्गत। इस तरह से परिवार न्यायालय धारा 125 के अनुसार अधिकार देने धारा 125 के अनुसार भरण पोषण का भुगतान कराने के लिए आदेश कर सकते हैं। क्या परिवार न्यायालय को यह अधिकार है कि वो धारा 125 सीआरपीसी के अनुसार भरण पोषण का आदेश दे सके। बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ इस मामले पे, इस प्रश्न पे सुप्रीम कोर्ट में, और चूंकि जो न्यायमूर्तिगण थे उनके मतों में बहुत सारी भिन्नताएं थी, कुछ पक्ष में थे कुछ विपक्ष में थे। कुल मिला के ये मामला अभी भी पूरी तरह से निर्णीत नहीं हुआ, इसलिए इसको बड़ी पीठ को दिया गया है इस मामले को कि इस मामले को एकदम निश्चित करें कि जिस महिला, मुस्लिम महिला के पास भरण पोषण का कोई साधन नहीं है तो क्या वो धारा 125 के अनुसार भरण पोषण अपने पूर्व पति से प्राप्त कर सकती है। ये मसला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस तरह से केस लॉ को आप अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा, जिससे आपको मेंस में लिखते वक्त कोई दिक्कत ना हो। अब दूसरा एक्ट, एक एक्ट कंप्लीट हो गया, दूसरे एक्ट पे आ गए हम लोग, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939। एग्जैक्टली इसकी एक धारा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 2, जो कि कहती है विवाह विच्छेद की डिक्री के आधार। ये मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2 मुस्लिम महिला को, स्त्री को ऐसे अधिकार प्राप्त करती है, ऐसे कि वो निम्न 9 आधारों के आधार पर डिक्री, विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है। वो कौन से 9 आधार हैं जिन आधारों पर मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है, उन्हें देखना है हमें धारा 2 में। पहला पॉइंट है, पहला आधार है कि 4 वर्षों से पति का कोई पता ना लगा हो कि वो कहाँ है। दूसरी बात है कि पति 2 वर्षों तक भरण पोषण कर, पति ने 2 वर्षों तक उसके अपनी पत्नी के भरण पोषण करने में उपेक्षा की हो या उसे प्रदान करने में असफल रहा हो। तीसरी बात है कि पति को 7 वर्ष या इससे अधिक का कारावास हो गया हो, दंडादेश, कारावास का दंडादेश हो गया हो फाइनली, तो वो तलाक ले सकती है। चौथी बात है कि पति ने 3 वर्षों से बिना युक्तियुक्त कारण के अपने वैवाहिक दायित्वों का पालन नहीं किया है। कहने का मतलब है पति जो है 3 वर्षों से जानबूझ के या लापरवाही युक्त या बिना युक्तियुक्त कारण के क्या कर रहा है, वैवाहिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, तो पत्नी क्या कर सकती है, तलाक ले सकती है अपने पति से। 5वीं बात है कि पति विवाह के समय नपुंसक था और वैसा ही अब तक चला आ रहा है, विवाह के समय भी वो नपुंसक थे और अभी भी हैं, तो इस तरह से वो तलाक ले सकती है। 6ठी बात, पति जो है 2 वर्षों से पागल है या उग्र रतिज कहते हैं गुप्त रोग से पीड़ित है, क्योंकि गुप्त रोग से अगर पीड़ित है तो महिला को भी वो रोग हो सकता है, इसलिए वो तलाक लेने का आधार बनता है। 7वीं बात है, अगर महिला की शादी जो है 15 वर्ष की आयु से पहले उसके पिता या संरक्षक ने कर दी थी और अब वो महिला क्या है 18 वर्ष की हो चुकी है और अब वो क्या कर सकती है, अपने विवाह को विखंडित कर सकती है, मगर इसमें शर्त यह है कि इन वर्षों के बीच में उसका अपने पति के साथ संभोग ना हुआ हो। अगर संभोग हो गया होगा तो अब वो महिला जो है विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त नहीं कर पाएगी। 8वीं बात है कि उसका पति जो है उस महिला के साथ निर्दयता का व्यवहार करता है, उसका मारता पीटता है या परेशान करता है। 9वीं और आखिरी बात में कहा गया है कि अन्य आधार हो सकते हैं जो न्यायालय को युक्तियुक्त लगे, तो न्यायालय क्या कर सकता है, विवाह विच्छेद की डिक्री को पारित कर सकता है। इसमें 3 परंतुक हैं, जिसमें कि पहली बात में बताया गया है कि जो आधार, तीसरा आधार था, तो उसमें तब तक न्यायालय डिक्री पारित नहीं करेगा जब तक कि उसके दंडादेश का आदेश अंतिम ना हो जाए। दूसरे पॉइंट में बताया गया है आधार 1 पर न्यायालय तभी विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करेगा जब तक कि वो व्यक्ति 4 साल तक लापता रहा हो। अगर 4 साल के अंदर आ जाता है तो न्यायालय क्या करेगा,
विवाह विच्छेद की डिग्री को निरस्त कर देगा। तीसरे परंतु में बताई गई है कि जो आधार, पांचवा आधार था उस नपुंसकता से संबंधित था कि अगर पति क्या हो 1 साल के अंदर अंदर नपुंसक ना रह गया हो तो भी जो विवाह विच्छेद की डिग्री पारित की गई है उसको रद्द कर देगा न्यायालय। ये 2 एक्ट हो गए। तीसरा एक्ट और आखिरी एक्ट है आज के टर्न का हम लोगों का, जो कि लेटेस्ट भी है, 2019 में इन्फोर्स हुआ है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। बहुत चर्चा रही इसकी, बहुत ज़्यादा चर्चित रहा ये एक्ट। इसमें कुछ धाराएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे धारा 3, ये ट्रिपल तलाक से संबंधित एक्ट है। इसमें ट्रिपल तलाक को शून्य और अवैध घोषित कर दिया गया। धारा 3 जो यही कहती है तलाक का शून्य और अवैध होना। क्या मतलब है कि किसी मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी के लिए शब्दों द्वारा, चाहे वो बोले गए हों, लिखित हों, इलेक्ट्रॉनिक रूप हो या किसी अन्य रीत से हो, तलाक की कोई भी उद्घोषणा, जो ट्रिपल तलाक की उद्घोषणा है, वो शून्य और अवैध होगी। ये कहती है धारा 3। अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है मुस्लिम पति अपनी महिला को, चाहे वो फ़ोन पे दे, सामने से दे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे, ओरली दे, लिखित दे, तो सारी की सारी ऐसी उद्घोषणाएं शून्य और अवैध हो जाएंगी। धारा 4 कहती है तलाक की उद्घोषणा करने के लिए दंड। अगर कोई मुस्लिम पति जो है अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दे रहा है तो ऐसी उद्घोषणा जो होगी वो दंडनीय होगी, जिसमें 3 साल तक की सज़ा हो सकेगी और जुर्माना भी होगा। 7वीं धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है कि जो ये ट्रिपल तलाक का अपराध है, ये अपराध संज्ञेय, शमनीय मगर जमानती हो, आदि जमानती मतलब इसमें जमानती शब्द नहीं है धारा में, कि अपराधों का संज्ञेय, शमनी, आदि होना। आदि का मतलब जमानती है। तो इसमें एक वो बता दिया गया कि जो सीआरपीसी में कोई बात है उसका इसमें कोई अपोज नहीं किया जाएगा। सीआरपीसी की बातें अपनी जगह सही रहेंगी। और क्या क्या होगा, पहली बात कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा कब, यदि अपराध किए जाने से संबंधित इत्तला किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को उस विवाहित मुस्लिम महिला जिस पर तलाक की उद्घोषणा की गई है या उससे रक्त या विवाह द्वारा नातेदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई है। कब ये अपराध संज्ञेय माना जाएगा? अगर वो महिला जिसके ऊपर ट्रिपल तलाक दी गई है वो महिला आके पुलिस थाने में शिकायत करे, इत्तला दे, या उसका कोई रक्त संबंधी व्यक्ति हो सकता है, विवाह संबंधी कोई व्यक्ति हो सकता है, नातेदार हो सकता है, अगर वो लोग क्या करते हैं, इत्तला देते हैं, तो ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध माना जाएगा। दूसरी बात, इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध उस विवाहित महिला की पहल पर जिस पर तलाक की उद्घोषणा की गई है मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से ऐसे शर्तों का अधीन जो मजिस्ट्रेट अवधारित करे शमनीय होगा। कहने का मतलब है जब ये अपराध दर्ज कर दिया जाएगा तो न्यायालय देखेगा कि जो जिस महिला पर ट्रिपल तलाक का बाद ट्रिपल तलाक से जो पीड़ित है वो अगर चाह रही है कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए, शमन कर दिया जाए इसका, तो वो शमन कर सकता है। ठीक, ये मजिस्ट्रेट देखेगा, सारे पॉइंट को छानबीन करेगा और ये अपराध शमन किया जा सकता है, शमनीय है ऐसे महिला ऐसे व्यक्ति की पहल पर जिसने उस मामले को उठाया है। तीसरी और आखिरी बात कही गई है कि इसी से संबंधित ये एक केस है, रहना या राना जलाल बनाम केरल राज्य और अन्य 2020 का केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये उपधारा 3 समझ ले, धारा 7 की उपधारा 1 का पॉइंट सी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए आवेदन
और विवाहित महिला, मुस्लिम महिला जिस पर तलाक की उद्घोषणा की गई है, की सुनवाई के पश्चात मजिस्ट्रेट का ये समाधान ना हो जाए कि व्यक्ति को जमानत प्रदान करने के युक्त आधार हैं कि नहीं है। कहने का मतलब है ये अपराध संज्ञेय है, मगर शमनीय है और जमानती भी है, मगर जमानत कब तब तक प्रदान नहीं करेगा न्यायालय जब तक कि जो महिला है जिसको ट्रिपल तलाक दिया गया है उसकी पूरी बात को समझे ना, सुने ना न्यायालय, और जो अभियुक्त है उसके सारे पक्ष विपक्ष की सारी बातें सुन ना ले। सारी बातें सुनने के बाद, समझने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इनको जमानत प्रदान किया जाना चाहिए तभी न्यायालय जमानत प्रदान करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। मतलब ये अपराध जो है ट्रिपल तलाक जिसने उद्घोषित किया है ये जमानती तो है, मगर जमानत देने से पहले न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनना बहुत ज़रूरी है। इसी से संबंधित बिल्कुल ये केस है रहना या राना जलाल बनाम केरल राज्य AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें 2 प्रश्न थे। पहला प्रश्न ये उठा था कि जो मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 है उसकी धारा 3, 4 और 7 से संबंधित ये मामला था। तो इसके अंतर्गत अगर इस तरह का अपराध किया गया है तो क्या इस अपराध के लिए महिला को भी दोषी ठहराया जा सकता है? और दूसरी बात ये थी कि क्या इस अपराध में अग्रिम जमानत प्रदान की जा सकती है? तो पहले पॉइंट में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर महिला ये अपराध चूंकि पुरुष कर रहा है तो महिला को इस अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता। दूसरी जो अग्रिम जमानत की बात थी उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो इस अधिनियम की धारा अभी हमने 7C पढ़ाई थी, आपको 7गा में पढ़ाया था, 7गा में हमने बताया था कि अग्रिम जमानत के बारे में बात हो रही थी, वो जमानत की बात हो रही थी, तो यहाँ पर अग्रिम जमानत की बात हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई अग्रिम जमानत हो या रेगुलर जमानत हो प्रदान की जा सकती है, मगर प्रदान की जा सकती है, अग्रिम जमानत की मना नहीं है, मगर न्यायालय को 2 बातें देख लेना चाहिए। पहली कि जिस महिला को ट्रिपल तलाक दिया गया है और वो महिला, उसकी बात को सुनना चाहिए कि वो महिला क्या चाहती है, उसकी बात को सुनना चाहिए कि उसे कोई खतरा तो नहीं है आगे चल के अग्रिम जमानत अगर दे दें तो कहीं वहीं महिला को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा या इस तरह की कोई हरकत तो नहीं करेगा। तो पहली बात तो ये कह दी सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात में कहा कि अगर न्यायालय को लग रहा है कि हाँ भाई युक्त आधार हैं कि इनको अग्रिम जमानत प्रदान कर दी जाए तो न्यायालय क्या करे, मजिस्ट्रेट क्या करे, अग्रिम जमानत प्रदान कर दे। मना नहीं है, मगर संवेदनशील मामला है इसलिए दोनों पहलू को, पुरुष और महिला के दोनों पक्षकारों को बहुत कायदे से मामले को समझ ले, सुन ले, फिर जाके अग्रिम जमानत या रेगुलर जमानत प्रदान करे। यहाँ पर ये जो राना जलाल बनाम केरल राज्य का मामला है ये अग्रिम जमानत से संबंधित मामला है। तो जमानत, अग्रिम जमानत प्रदान की जा सकती है मगर काफ़ी सूझबूझ के बाद। इस तरह से ये पूरा मैटर हमने आपको करा दिया। ये कंप्लीट मुस्लिम लॉ हो गया है। इससे पहले हम हिंदू लॉ आपको दे चुके हैं। जो भी लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इससे पहले का मैटर आपके पास नहीं है, और बहुत सारे, क्योंकि अब आप देख रहे हैं UPHJS की वैकेंसी आने वाली है, UP PCSJ की वैकेंसी आने वाली है, UP APO की वैकेंसी आने वाली है। तो इन सारी वैकेंसी के लिए आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम 7-8 एक्ट IPC, CRPC, एविडेंस, CPC और हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ 7-8 एक्ट पढ़ा चुके हैं हम, और पर डे आपको हम वीडियो दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हर वीडियो जितने भी व्हाट्सएप पे यूट्यूब पर हमारे वीडियो आप पाएंगे
सारे वीडियो में PDF लगा हुआ है। इस तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF है। अगर आप लोगों को कोई असुविधा हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9450770672, कई वीडियो में हमने अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमसे संपर्क कर लीजिए। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मेहनत से पढ़ाई करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सारे लोग जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको ये मैटर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।